नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसे कर रहे हैं आप? देखिए, लगे रहिएगा। अभी आपके पास समय है, धीरे-धीरे करेंगे, सारी प्रश्नावलियाँ निकाल लेंगे और आप एक अपनी तैयारी को अच्छा जो है वो मुकाम दे सकते हैं। देखिए, हमने प्रश्नावली 7.3 की हम बात कर रहे थे और इसमें हमने पार्ट 1 इसका कर लिया था, जिसमें वो जो 8 क्वेश्चन थे, वो हमने देख लिए थे। पार्ट 2 में हम प्रश्नावली सॉरी, आपकी 7.3 नहीं चल रही थी, आपकी 4.1 चल रही थी। आपकी 4.1 चल रही थी। 4.1 में हमने वो जो 8 क्वेश्चन थे वो देख लिए थे और आज हम उसके कुछ बचे हुए जो क्वेश्चन हैं, जिसमें वो 3-4 एक छोटे-छोटे प्रश्न बचे हैं, वो कर लेते हैं। एक मेरी बात सुने आप थोड़ी-सी। पहले जो आपने जितना पढ़ा है, वो एक बार रिवाइज़ करें। उसको रफ कॉपी पे बार-बार निकालें। देखिए, आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। 1 घंटा आप खराब करोगे, यूट्यूब पे खराब करोगे और क्लास से आप देखोगे, उसमें आपका टाइम खराब होगा। पहले आपने जो पढ़ा है उसको पूरी तरह सीखिए। वो जो पढ़ा हुआ है वो आपको एकदम आना चाहिए। आगे बढ़ने का मतलब यही है कि आपको पहले वाले आते हैं। वो जब आप कर लोगे उसके बाद यहाँ आइएगा और फिर दूसरी वो जो है प्रश्नावलियाँ वो देखिएगा। ज़रूरी मैं सिर्फ गणित विषय की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल टोटल विषयों की बात कर रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपके सामाजिक विज्ञान है, साइंस है, अंग्रेजी है, हिंदी है, सभी अपना महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करते हैं। जितनी महत्वपूर्ण ये मैथ है, उतनी ही महत्वपूर्ण अन्य सब्जेक्ट भी हैं। सभी को थोड़ा-थोड़ा समय पढ़िए, अभी आपके पास समय बचा है अभी तो। मार्च में आपके एग्ज़ाम होने हैं और आप जो है अभी से तैयारी करने लग जाइए। अभी आप 3-3 4-4 घंटे पढ़ें, वो जो आपका दिसंबर आ जाए उसके बाद थोड़ा टाइम और बढ़ा दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि आप यदि समय से पढ़ें, अभी टाइम से पढ़ें और रेगुलरिटी रखेंगे तो आपको 6 घंटे 7 घंटे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप 1 डेढ़ घंटे में भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्कोर कर पाएँगे। ठीक है? ज्ञान ना दे, पढ़ाया कर तू बस। ठीक है? अभी स्टार्ट करते हैं 4.1 के बचे हुए क्वेश्चन और उसके बाद 4.2 भी करवा देंगे साथ-साथ ही। ठीक है? चलिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में प्रश्न संख्या 1 है। क्वेश्चन आपकी पुस्तक में लिखा है, अपनी किताब को अपने पास रख के बैठिए, उसमें वो प्रश्न पढ़िए आप एक बार, फिर यहाँ पर आइए। मैंने पूरा प्रश्न लिखा नहीं है, आधा बोर्ड तो वो प्रश्न लिखा जाएगा, लेकिन मैंने उसकी जो है वो मोटी मोटी बात आपको लिख दी है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सुनिए आप क्या लिखा है। एक आयताकार भूखंड है। आयताकार समझते हो? आयत के आकार का। आयत किसे कहते हैं? वह आकृति जिसकी आमने की और सामने की भुजाएं बराबर हो, वो क्या होती है? आयत। आयत क्या है? आमने सामने की भुजाएं जिसकी बराबर हो, वो क्या हो? आयत। ठीक है, यहाँ पे देखें इसे, इसके आमने सामने की भुजा बराबर ये आयत है, ये आपस में आयत है। छोटी क्लासों में आपने ये सब चीजें सीखी हैं, आप जानते हो आयत क्या है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल निकाल के दे दिया है। अच्छा, आप जानते हो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? नहीं जानते हो तो आपके लिए बहुत शर्मनाक बात है, आपको आयत का क्षेत्रफल नहीं आता है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। यानी कि ये जो इसकी लंबाई हो और जो इसकी चौड़ाई हो, उसको आपस में गुणा यदि कर दिया जाए तो उसकी चौड़ाई निकल आती है। ठीक है, सॉरी, क्षेत्रफल निकल आता, चौड़ाई क्या निकल के आती है? क्षेत्रफल आ जाता है। क्वेश्चन भी दिया है क्षेत्र की लंबाई, यानी कि इस आयताकार के क्षेत्र की लंबाई। इसकी जो लंबाई है, यहाँ पर ये समझने लायक बात है, ये पढ़िए इसे। इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। अपने को समीकरण बनाना है, इसमें बनेगा कैसे? इस लाइन से बनेगा। इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई कितनी पता ही नहीं, दुगना क्या करें पता ही नहीं। चौड़ाई मान लीजिए एक बार आप ऐसे मान लीजिए कि मान लेते हैं कि चौड़ाई 20 यदि होती, कि चौड़ाई जो है वो 20 होती। ठीक है, तो लंबाई कितनी होती? लंबाई कितनी होती? लंबाई होती इस चौड़ाई के दुगने से, यानी कि इसके दुगने से। दुगना यानी इस 20 का 2 गुना हो गया, 2 गुना, 2 से गुणा कर दिया। दोगुने से 1 अधिक, 1 अधिक यानी इसमें भी 1 जुड़ता और अधिक होता है इसमें, यानी कि +1। समझे आप इतना? मान लेते हैं कि यदि चौड़ाई जो है वो 20 होती,
तो लंबाई कितनी होती, इस लंबाई क्या है, चौड़ाई के, इस चौड़ाई के इसके 2 गुने से, दुगना हो गया, 2 गुना, दुगने से एक अधिक है, एक अधिक यानी उसमें एक जुड़ा हुआ है, ये इसकी लंबाई होती भाई, होती। सरल कीजिए इसे, 20 दूनी 40 प्लस में 1 है, और यानी कि ये क्या आ गया, 41। लंबाई क्या होती, 41 होती। ये तब होती जब ये 20 होता, चौड़ाई 20 होती। अपने को थोड़ी पता है कि चौड़ाई 20 है, अपने तो ऐसे ही मानना है, उठा लिया ऐसे ही कहीं से, अपने को ये मालूम ही नहीं है कि चौड़ाई है कितनी, लंबाई है कितनी। और जब गणित में जब किसी चीज का मान पता नहीं होता है तो फिर माना जाता है, और हम गणित के शिक्षक और गणित के विद्यार्थी बहुत सी चीजें मान के काम करते हैं, समझ रहे हैं। बहुत सी चीजें हम हमारी लाइफ में भी बहुत सी चीजें मान के ही काम में ले लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सेपरेट आंसर है वो हम करते हैं, देखिएगा, मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए अब हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। हम यहाँ पर चौड़ाई को मानते हैं और फिर चौड़ाई के दुगना, चौड़ाई का दुगना और उसमें 1 करेंगे तो वो लंबाई आ जाएगी। देखिए कैसे, माना आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई, आयत समझ गए ना आप, ये 4 फुट वाला डब्बा, समझ गए। ये जो ऐसे ऐसे दिखाई दे रही है, ऐसे जा रही है, ये लंबाई है, और ये जो खड़ी दिखाई दे रही है ये चौड़ाई है, ठीक है ना। ये खड़ी दिखाई दे रही है चौड़ाई है, और ये जो पड़ी दिखाई दे रही है लंबाई है। माना आयत की चौड़ाई x है, x मीटर है, ठीक है ना, मीटर में दिए गए हैं तो मीटर है। माना आयत की चौड़ाई x मीटर, अपने को पता नहीं इसलिए हमने x मान लिया। आप y मान लीजिए, z मान लीजिए, a मान लीजिए, b मान लीजिए, संख्या नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि संख्या तो अपने को पता ही नहीं है, संख्या तो निकाल के लाएंगे। संख्या में केवल इतना पता है कि वो 1 ज्यादा है, इससे चौड़ाई के दुगने से 1 ज्यादा है, कौन, लंबाई। अब लंबाई बताए, अतः है, तब, ऐसे लिखें, अतः नहीं, तब, कब आयत की चौड़ाई x है, तब लंबाई, लंबाई कितनी होगी बताइए भाई। इस चौड़ाई की चौड़ाई कितनी है, x है, चौड़ाई के दुगने से 2 गुना कर दिया, दुगना हो गया, प्लस में 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है, वैसे मैंने आपको करके दिखाया था। अब ये क्या होगी, लंबाई आ गई इसकी, x मानना पड़ा है क्योंकि संख्या तो अपने पास है नहीं। ये तो आ गई अपने पास लंबाई, और ये आ गई सर चौड़ाई, ठीक है। अब अपने को पता लगाना है कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। बताइए क्या होता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल ही दिया है अपने को। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थोड़ी देर पहले लिखवाया था मैंने उस बॉक्स में, लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ऐसा ही होता है। आयत का क्षेत्रफल अपने को दिया है, कितना दिया है, आयत का क्षेत्रफल ये दिया है, देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना दिया है। लंबाई अपन ने निकाली, मान रखते हैं, यहाँ पे लिख लेना मान रखने पर, बीच में रख देना मान रखने पर, ठीक है ना। उसके बाद ये लिखना 528 मीटर स्क्वायर, लंबाई कितना है, 2x + 1, ये अकेली है, गुणा में, गुणा होगी किससे, चौड़ाई से, चौड़ाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है x, गुणा हो गई है। ये इतना इतना क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपने ऐसे क्वेश्चन पहले किए हैं। कब, इसी 4.1 के 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन किए थे, वो सेम टू सेम ऐसे थे, उसमें समीकरण बड़े बनाए थे, यहाँ पर समीकरण आपने प्रश्न के आधार में बनाया है, ठीक है। अब इसको सरल कर लीजिएगा, करते हैं, चलिए 528 मीटर स्क्वायर, ये x है, ये अकेला है, ये 2 संख्या है अंदर, तो ये इन दोनों से गुणा होगा। पहले ये इधर हुआ करता था तो हम ऐसे गुणा करते थे, अभी आप इसको इधर भी रख के कर लेंगे तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर एक बार इससे गुणा और एक बार इससे गुणा, परिस्थितियों से आपको निपटना सिखा रहा हूँ ताकि आपको ये न लगे कि रट्टा मार रहे, रट्टा नहीं मारना, मैथ रटी नहीं जाती कभी भी, ये तो सिर्फ सीखी जाती है। x को इस 2x से गुणा,
x को इस 2x से गुणा कर दिया जी, प्लस x को इस 1 से गुणा, x को इस 1 से गुणा। एकदम बच्चों की तरह आपको समझाया जा रहा है, वरना इतनी जो कैलकुलेशन है आपको इस स्टैंडर्ड में कक्षा 10 में आपको नहीं सिखानी चाहिए। आप सीधा ही समझ जाए, x को 2x से गुणा करने पे 2x स्क्वायर हो जाता है। लेकिन ऐसे भी बच्चे इस क्लास में हैं, हमारी इस यूट्यूब पे देख रहे होंगे, जो बेचारे इस ये जो कैलकुलेशन है उनको हार्ड पड़ती होगी, उनको आता नहीं होगा, इसलिए उनको खोल के बताना पड़ता है। इसलिए जो ज़्यादा विद्वान बच्चे हैं वो ये ना समझे कि सर तो एकदम से क्या पता नहीं क्या करवाते हैं, सीधा ही हो जाता, क्यों खोल खोल के बता रहे हैं इतना। इसलिए उन बच्चों को साथ लेके चलना पड़ता है। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर। x को और 2x को जब गुणा किया तो मैंने पहले बताया है कि ये x के ऊपर एक घात है और इस x के ऊपर भी एक घात है। जब गुणा में घातें आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, इसलिए x के ऊपर जो एक और एक घात है वो जुड़ के कितनी हो गई, 2 घात हो गई, 2x स्क्वायर हो गया। प्लस में वो x 1 से गुणा हो, कोई भी संख्या 1 से गुणा हो तो क्या फर्क पड़ता है, 10 को 1 से गुणा कर लीजिए, 10 एकम 10, 20 एकम 20, तो यानी कि x जब 1 से गुणा हुआ तो x का x रह गया। ठीक है, इसको 1x लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक ही x है। अब क्या करेंगे, अब ये जो 528 मीटर स्क्वायर है इसको उधर भेजना है, इधर 0 रखना है, ये 0 रख दिया, 2x स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 528। माइनस में क्यों गया, क्योंकि प्लस का इधर, और जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का। अब ये देखिए थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो उसने अपना स्थान बदल लिया है, फर्क नहीं पड़ा। अब हम इसको इधर ले लेते हैं, उसको उधर कर देते हैं, क्योंकि अपने पास वो जो ये जो है अपने पास जो सूत्र है ये इस प्रकार से लिखा होता है ना, 0 उधर होता है, तो क्या है अपन 0 उधर कर लेंगे। ये यहाँ भी सरल है, यहाँ पर भी आंसर हो गया है, बस आंसर हो गया है। ठीक है, समीकरण बनाना था, समीकरण बन गया है। और अगर ये यदि इसे ऐसे करें कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, जगह चेंज कर दी, इसको इधर ले आए, 0 को उधर ले गए, बस ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसमें समय ज्यादा लग गया, इसलिए लग गया क्योंकि आपको समझाना पड़ता है। ठीक है, आप यदि इसे खुद से करोगे तो 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, इसमें 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ठीक है, उतारिए इसे, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसमें, प्रश्न संख्या 2 में। हाँ भाई देखिए, क्वेश्चन आपने 1 नंबर कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का करते हैं। देखिए, स्कूल में जाना और स्कूल से वापस आ जाना ये पढ़ाई नहीं होती है, ट्यूशन पे जाना ट्यूशन पे वापस आ जाना ये पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई वही होती है जो आप अकेले मोबाइल को 4 कोस दूर रख के अकेले स्टूल के ऊपर बैठकर कितनी देर पढ़ते हैं। पुस्तक और आपके बीच में जो तारतम्यता वो कितनी देर बनी रहती है, पढ़ाई वही है। मोबाइल पे देखना पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल में जाना आना पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई वही है जो आप एकांत में करते हैं, अकेले करते हैं। और आपने 6 घंटे स्कूल में बिताए हैं, 3 घंटे ट्यूशन पे बिताए हैं, 1-2 घंटे यूट्यूब पे बिताए हैं, उससे बेहतर है कि आप 3 घंटे एक स्टूल पे बिताइए अपनी किताब के साथ। बहुत अच्छा रिजल्ट देती है किताबें जब अकेले आप उनसे मिलते हैं। किताबों से अकेले मिलिएगा। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना पड़ता ही है। ज्ञान मत दे यार, पढ़ाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है, पूर्णांकों का गुणनफल दिया है। क्वेश्चन में है कि आपके प्रश्न संख्या 2 में लिखा है, 2 में 2 का कि 2 क्रमागत पूर्णांक हैं और दोनों क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, 306 है। तो आप हमें पूर्णांक बताइए, ऐसा एक करके कुछ लिखा है। आप ये बताएं पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांकों का गुणनफल तो तब करेंगे ना जब हमें ये पता हो कि पूर्णांक क्या होते हैं। आपने 9वीं कक्षा की प्रश्नावली 1 पढ़ी होती है ढंग से, पढ़ी होगी यदि ढंग से, तो आप जानते होंगे कि पूर्णांकों में 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं जो है वो आती हैं और क्रमागत होते हैं। क्रमागत का मतलब यहाँ देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे ऐसे करके अनंत तक चलते हैं। ठीक है ना, उल्टा 8 नहीं है, वो अनंत है, अपरिभाषित है। देखिए
यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें एक बढ़ रहा है, आगे वाले में एक बढ़ रहा है, उससे आगे वाले में एक बढ़ रहा है। इस प्रकार से एक एक बढ़ता चला जाता है और ये जो है संख्या वो बढ़ती चली जाती है। अपने को बता रहा है कि दो क्रमागत है, यानी कि क्रम से, ये क्रमागत का मतलब एक के बाद एक, ये एक के बाद एक है। दो जो है, एक और दो है, ये क्रमबद्ध है, दो और तीन क्रमबद्ध है, इस प्रकार से क्रमागत है ये। और वो लिखता है कि दो पूर्णांक हैं, दो पूर्णांक है, कोई भी हो सकते हैं इनमें से, ये नहीं बताया उसने कि एक और दो है, तीन और पांच है, लेकिन वो ये कहता है कि दो पूर्णांक है वो और क्रमागत है, एक दूसरे के आसपास है, क्रमागत है। और उनको यदि गुणा किया जाए, यानी कि यदि इन दोनों को किया जाए या इन दोनों को किया जाए, इन दोनों को किया जाए, तो उनका योग कितना बनता है, सॉरी गुणनफल कितना बनता है, 306 बनता है। इनमें से बन रहा है क्या किसी का? 5 और 6 को यदि गुणा करोगे तो 30 आएंगे, 4 को 3 से करोगे तो 12 आएंगे, 2 को 1 से करोगे तो 2 आएंगे। लेकिन है इतनी, क्योंकि संख्याएं तो अनंत तक जाती है। इन्हीं में से कोई वो दो संख्याएं हैं जिनका योग क्या बनता है, गुणनफल क्या बनता है, 306 बनता है। तो हम क्या करेंगे, हम मानते हैं कि माना पहला पूर्णांक x है, पहला पूर्णांक x है। अच्छा, पहला x मान लिया तो फिर दूसरा क्या मानेंगे, उसमें +1 कर देंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इनमें सभी में क्या है, एक एक बढ़ता जाता है, आगे तक बढ़ता ही जाएगा। अगर आप दिमाग से खुद से ये प्रश्न ना देख के आप ये सोचे, गिनती देखिए आप 1 से 100 तक, 99 के बाद 100 आ रहा है, एक नहीं जुड़ रहा क्या उसमें, ऐसे ही है। दूसरा पूर्णांक हो गया, तब दूसरा पूर्णांक क्या होगा भाई, इस अक्ष में एक जुड़ गया, बस ये दूसरा पूर्णांक। फिर ये कहता है कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, इन दोनों को यदि गुणा किया जाए तो ये आ जाता है, ठीक है, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल। इसलिए दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है, 306 है। अच्छा, दोनों पूर्णांक कौन कौन से, एक x है और दूसरा x + 1 है। इन दोनों को यदि गुणा किया जा रहा है तो 306 आ रहा है। करना क्या है, गुणा कर दीजिए, x को इस x से गुणा, फिर इस x को इस 1 से गुणा, x को x से गुणा प्लस x को 1 से गुणा, बराबर में 306। x को x से गुणा किया तो 300 x स्क्वायर, प्लस में x को 1 से गुणा किया तो x, और बराबर में आ गया 306। 306 को इधर ले आए, x स्क्वायर प्लस x माइनस में 306 और उधर बच गया 0। आपका आंसर कंप्लीट है साहब। समझ में आ गया आपको? छोटा सा क्वेश्चन था ये, अरे 15-20 सेकंड की क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। उतारिए आप इसे, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब, और इसमें लिखा है, आप अपनी किताब से क्वेश्चन पढ़िएगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। इसमें लिखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितनी बड़ी है? रोहन की मम्मी जो है उनसे, रोहन से 26 साल बड़ी है। एक बात। दूसरी बात ये करता है कि 3 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। रोहन की आयु ज्ञात कीजिए, ये लिखा है इसमें, ठीक है। आप क्वेश्चन समझिए। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यदि रोहन मान लीजिए 10 साल का है, ये रोहन यदि 10 साल का है तो माता जी कितनी हुई इनकी माता जी की आयु, ये 10 साल, और इसमें वो कितनी बड़ी है, 26 साल बड़ी है, तो यानी कि वो 26 साल बड़ी है, यानी कि वो 36 की होगी। यदि वो 20 साल का है तो उसमें 20 + 26 करेंगे तो 46 की होगी। लेकिन हम अपने हिसाब से थोड़ी कर सकते हैं, अपने को पता थोड़ी है कितना है, हम तो क्या मानेंगे, वही मानेंगे। अच्छा, एक बात और कहता है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। 3 साल बाद इनकी आयु जो है उनका गुणनफल मतलब यदि मान लीजिए कि रोहन की आयु 10 है और माता जी की 36 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये 360 ही होगा, ये 360, 36 को 10 से गुणा करो तो 360 हो जाएगा। ये तो एक तुक्का सा बैठ गया, ऑटोमेटिक 360 बन गई, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं करना अपने को, हम निकालेंगे इसे। रोहन की आयु 10 साल है और माता जी की 26 साल है, तभी ये 360 बन गया है। अपने को ऐसे नहीं करना,
हम तो जो है समीकरण बनाएंगे इसका, ध्यान से समझिएगा। बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है और काम में आने वाला, आगे तक काम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आंसर करते हैं। रोहन की, एक बार आप डायग्राम से समझे, थोड़ा सा समझे, इससे आप समझ जाओगे। ऐसा करना नहीं है आपको, सिर्फ समझना है। ये रोहन है, ये इनकी माता जी है, ठीक है। मान लेते हैं कि रोहन की आयु वर्तमान में x है, यही मानना पड़ेगा। क्या माने, तो माता जी कितनी हुई, x प्लस 26। माता जी कितनी, वर्तमान में आयु इतनी है दोनों की, क्योंकि वो जब x है तो माता जी उनसे 26 साल बड़ी हैं। आगे कहता है कि 3 साल बाद, 3 साल यानी 3 साल दोनों बड़े हुए हैं। 3 साल जब आगे बीतते हैं तो 3-3 साल दोनों की आयु बढ़ी है। ये भी 3 साल बढ़ा है और वो भी 3 साल बढ़े हैं। तो ये 3 साल जब बढ़े हैं तो आयु कितनी आई, x में 3 साल और जुड़ गई, क्योंकि पता तो है ही नहीं कि कितनी है, तो हमने x में 3 साल और जोड़ दी। इनका x प्लस में 26, तो ये पहले से थे, 26 साल तो पहले से बड़े थे, 3 साल और इसमें ऐड हो गई, तो यानी कि ये क्या बन गई, x प्लस और 26 और 3 29। इतना ही झमेला है क्वेश्चन का, इतना ही झमेला है। यदि आप इसे समझ गए तो इतना ही झमेला है। रोहन 3 साल बाद हो गया x प्लस 3, और रोहन की माता जी हो गई 3 साल बाद x प्लस 29। यही कहता है कि 3 साल बाद पश्चात, एक ही बात है, 3 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि इसका और इसका गुणनफल, इनको जब गुणा करोगे तो कितना बनता है, 360 बनता है। बस यही करके दिखाना था, ठीक है। आप इनको गुणा करेंगे तो समीकरण बन जाएगा। अब हम इसको सेपरेट करते हैं, जैसा कि अपने नोटबुक में करना होता है वैसे करेंगे, जैसे नंबर मिल जाए। आप समझ गए इस क्वेश्चन को। देखिए, माना, हमें माननी पड़ेगी रोहन की आयु। माना रोहन की आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान यानी आज की आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु x है, तब रोहन की माताजी की वर्तमान आयु, माताजी की वर्तमान आयु कितनी होगी भाई, बताओ कितनी होगी। हाँ सही है, x प्लस 26, क्योंकि वर्तमान में 26 साल बड़े हैं। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु कितनी होगी, x प्लस 3, x में 3 और जुड़ जाएंगे। 3 वर्ष बाद रोहन की माता जी की आयु, माता जी की आयु कितनी होगी भाई, x प्लस 26, तो वो पहले से उनसे बड़ी, इतनी तो 3 साल वो और जुड़े उसके अंदर, तो ये कितनी हो गई, x प्लस 29। कितनी, x प्लस 29, इतना हो गया। आयु का गुणनफल अपने को दिया 360 है, अतः है, यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आ गया ना आपको, ये जो 4 लाइनें लिखी आपको समझ में आ गई ना। ये वही क्वेश्चन है जो हमने, वही तरीका है, ठीक है ना, करने वाला तरीका है। अतः है आयु का, दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु, आयु समझते हो गया, एज, उम्र, गुणनफल बराबर 360, इतना दिया है। दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, इसकी आयु ये और इसकी आयु ये। हम ये नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये तो वर्तमान है, बात कर रहा वो 3 वर्ष बाद की, 3 वर्ष बाद है उनकी आयु का गुणनफल, तो हम 3 वर्ष बाद वाली लेंगे, ये वाली, ठीक है। x प्लस 3 ये रोहन की आयु, और गुणनफल में x प्लस 29 ये माता जी की आयु, और इनकी आयु का गुणनफल 360। इनको सरल करेंगे, जो समीकरण आएगा उसे लिख देंगे। सरल आप इसे कर लेंगे क्या, चलो मैं करवा देता हूँ, आप इसे उतारिए एक बार, इसे रफ कर देते हैं, फिर आगे लिखते हैं। देखिए, हम गुणनफल करते हैं और कितना कितना है, x प्लस 3 है और गुणा में x प्लस 29 है, बराबर में कितने हो जाते हैं, 360। x को इस x से गुणा, x को इस 29 से गुणा, 3 को इस x से गुणा और 3 को इस 29 से गुणा कीजिए। x को x से गुणा प्लस
अक्स को 29 से गुणा, 3 को इस अक्स से गुणा और प्लस में 3 को इस 29 से गुणा, कितना आ गया 360। करें आप अक्स को अक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 29 को अक्स से करेंगे तो 29 एक्स प्लस 3x प्लस 29 तिया 87, कितना 87 बराबर में 360। ये 3x और ये 29x कितने हो गए 32x, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये जुड़ गए ना 29 और 3x, और प्लस में 87 बराबर में 360। उसको इधर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 87 माइनस में 360 इक्वल 0। 87 में 360 घटाइए, यानी कि देखिए बड़ा तो 360 है, ये दोनों घटेंगे, विपरीत चिन्ह है। 360 में 87 घटा दीजिए आप, सीधा सीधा ही घटाइए, अपने नोटबुक में घटाइए, कितना आया 273। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 273 बराबर 0। माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन का आंसर प्रश्न संख्या 2 में 3 का भी हो गया है। प्रश्न संख्या 4 और 5 बचे हैं, 2-2 3-3 मिनट के, वो भी सल्टा देते हैं। उसके बाद जो है 4.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिखिए इसे आप। देखिए बच्चों, अंतिम क्वेश्चन करते हैं। 4 का क्वेश्चन लिखा है, एक रेलगाड़ी है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक समान चाल से जब वह चलती है तो वह पहुंच जाती है। इतने टाइम नहीं दिया कितने समय में पहुंचती है। फिर कहता है कि उसके दूसरी बार जब वह जाती है तो उसकी चाल में हर घंटे में 8 किलोमीटर की गति से उसमें कमी आती है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होते हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो प्रति घंटा की रफ्तार से उसके अंतर्गत कमी आती है। या आप इस तरीके से समझें एक बार कि मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 480 किलोमीटर है। ये जो दूरी है वो कितनी है 480 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कोई 2 शहर हो सकते हैं, दिल्ली जयपुर हो सकते हैं, मुंबई लखनऊ हो सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक वो जब जाती है तो मान लेते हैं कि जब वह पहली बार जब जाती है तो वो जाती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, प्रति घंटा मतलब है हर घंटे में 100 किलोमीटर निकाल देती है। ठीक है, इस स्पीड से वह जाती है। दूसरी बार जब वह जाती है तो वो कह रहा है कि प्रत्येक घंटे में 8 किलोमीटर की कमी आती है। यानी कि शुरुआत में वह 100 किलोमीटर निकालेगी, लेकिन दूसरी बार में जब निकालेगी तो इसमें कितना कम हो जाएंगे 8 कम हो जाएंगे। यानी कि प्रत्येक घंटे में क्या हो रही है, 1 घंटा तो तभी होगा जब चलेगी, है ना। तो शुरुआत में तो वो निकाल देगी, बाद में कितना 92 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार पे आ जाएगी। 8 किलोमीटर घट गई, जो है आगे जाएगी तो इसमें 8 और कम हो जाएंगे, 84 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ जाएगी। इस हिसाब से घटते जाते हैं वो। मैंने मानना है 100 दिया नहीं है उसने, ठीक है ना। तो इस हिसाब से उसके अंतर्गत कमी आती जाती है। फिर उसने बताया कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से उसने बताया है। तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम रेलगाड़ी की चाल जो है उसको मानेंगे, मानना पड़ेगा अपने को, तो हम गणित के विद्यार्थी हैं। ठीक है, दूरी आपको दिखाई दे रही है, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर है। दूरी का एक सूत्र होता है भाई, रेलगाड़ी आपने पढ़ी होगी पहले भी, ट्रेन वाला चैप्टर। दूरी का सूत्र होता है चाल बट्टा समय। अपने को तो दूरी दी है, इसलिए चाल निकालनी है, सॉरी चाल का लिखते हैं। दूरी का तो चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय। अपने को तो चाल पूछिए, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, दूरी बट्टे में समय, कितना समय लिया वो, कितनी दूरी है और इसमें कितना समय लिया उसका भाग दे दीजिए, पता लग जाता है चाल कितनी है। तो माना रेलगाड़ी की आरंभिक चाल, रेलगाड़ी की आरंभिक चाल, आरंभिक यानी शुरुआत वाली चाल, जब उसमें कमी नहीं हो रही है तो कितनी मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे, ये है। ठीक है, तब दूरी कितनी, तब चाल कितनी, जब चाल ये है तो अब निकालते हैं क्या, दूरी बट्टा समय। दूरी कितनी, चाल यानी दूरी बट्टा समय, सूत्र लगा देंगे।
जब ये x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है उस समय इसकी चाल क्या है वो निकाल रहे हैं। दूरी बटा समय, दूरी कितनी 480 किलोमीटर, समय कितना x किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, बच गया h, तो क्या आएगा 480 बट्टे x गुणा में h यानी कि घंटा, घंटा अंग्रेजी में हिंदी में लिख देता हूँ घंटा, ठीक है। 480 बट्टा x घंटा, ये तब है जब इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो जो कमी आती है वो, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी होने पर चाल कितनी हो जाएगी, x में से प्रत्येक घंटे 8 किलोमीटर हो रहे हैं कम, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल बन गई उसकी, है ना। x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्रत्येक यानी कि हमने x माना शुरुआती चाल और इसमें से 8 किलोमीटर कम होते जाएंगे। तो अब चाल क्या, चाल हो गई दूरी बट्टा समय, वही दूरी बट्टा समय, और दूरी कितनी 480 किलोमीटर, और समय कितना x माइनस में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से किलोमीटर कैंसिल, फिर घंटा बच गया, क्या आ गया 480 बट्टे में x माइनस 8 घंटे, ठीक है, ये समय आ गया, ठीक है। चलिए अब इसने क्या दिया है वो देखिए आप, दिया क्या है, ये दिया है कि जब वह शुरुआत वाली चाल चलती है वो ये वाली, और जब वह कमी होने के बाद चलती है ये वाली, इन दोनों में 3 घंटे का अंतर है। कितना अंतर है, इस चाल में और इस चाल में 3 घंटे का अंतर है। कितना अंतर है, 3 घंटे का। तो अंतर को कैसे दर्शाया जाता है, घटा करके। अंतर क्या होता है, अंतर जैसे मैं आपके पास कहूँ कि राहुल के पास 100 रुपये हैं और अमित के पास 40 रुपये हैं, तो इन दोनों में अंतर कितना है बताइए, अंतर कितना है 60 रुपये है ना। तो वो अंतर कैसे किया आपने, घटा के किया है, यानी कि अंतर यानी कि घटा, इन दोनों में माइनस हो रहा है, इन दोनों का अंतर है वो, तो हम इसका क्या करेंगे, इनका अंतर निकालते हैं। आप चलिए देखिए, तो किस किस में अंतर था, अंतर था 3 का, किस किस में था 480 बट्टे x माइनस 8 माइनस यानी कि अंतर 480 बट्टे x, ये अंतर हो गया। और कितना अंतर है इन दोनों की चाल में, दोनों की चाल लिख दी, ये आरंभिक चाल है, ये बाद वाली चाल है और ये पहले वाली चाल है, और इन दोनों में 3 घंटे का अंतर है। कितना अंतर है, 3 घंटे का, ठीक है। यहाँ पर घंटा लगा था, यहाँ भी घंटा लगा था, उनको मैंने काट दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 3 घंटा है, इसलिए संख्याएं रखते हैं केवल। यहाँ पर एलसीएम लीजिए x और x माइनस 8 का, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा आप ये करें, x को x माइनस 8 से गुणा कर दीजिए, लिख दिया ऐसे, x यहाँ से तिरछा गुणा इसके साथ, x गुणा हो जाएगा 480 से, ठीक है। कीजिए आप इसे करके देखिए एक बार, फिर यहाँ देखिए, किया, देखिए नहीं किया तो आपने यहाँ देखिए, x को 480 से गुणा कर दिया, इस x माइनस 8 को उस 480 से गुणा कर दीजिए, x माइनस 8 को 480 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। आगे लगा है 3, इनको वहाँ भेज दीजिए, ठीक है, इधर वालों को इधर गुणा कर लीजिए, ये 480x हो गया, 480x माइनस ये 480 अंदर गुणा हुआ तो 480x, और 480 8 से गुणा हुआ तो आ गया 3840, करके देखिएगा 3840 ही आता है, ठीक है। ये अंदर गुणा में है, और उधर जब वो 3 के इधर चले गए तो x चला गया और चला गया x माइनस 8, गुणा में चले गए उधर वो, क्योंकि इधर भाग में है, ये बातें मैंने आपको पहले बताई हैं। माइनस को गुणा करेंगे, इधर मान लेते हैं कि माइनस का 1 है, जब कोई भी नहीं है तो 1 है, माइनस को गुणा करेंगे तब ये कोष्टक खुलेगा, 480x माइनस 1 अंदर गुणा हुआ तो ये तो 480x हो गया, सीधा का सीधा। माइनस से जब माइनस
से गुणा हुआ तो क्या आ गया, प्लस आ गया और 3840 आ गया। और आगे आ गया 3 अक्ष से गुणा, इस 3 अक्ष को इस अक्ष से गुणा करें तो 3 अक्ष की स्क्वायर माइनस 3 अक्ष को 8 से गुणा करें तो 3 8 24 अक्ष, ठीक है ना। 3 8 से गुणा होके 24 हो गया और अक्ष का अक्ष आ गया। समझ में आ गया इतना। ये प्लस का 24, ये माइनस का 480, ये प्लस का 480, ये माइनस का 480 घट गया। आप ये समझे कि 480 में से 480 घट रहे हो तो क्या बचे, 0 कट गया। इसलिए इधर तो बचा 3840 और उधर बचा 3 अक्ष स्क्वायर माइनस का 24 अक्ष। हम इन्हें उल्टा सीधा लिख देते हैं वैसे करके, यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है। 3 एक्स स्क्वायर माइनस में 24 एक्स बराबर, हाँ बराबर में 3840, ऐसा ही लिखा है। 3840 को इधर ले लीजिए, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स माइनस में 3840। आप इसे यहाँ ऐसा कैसा छोड़ सकते हैं, आंसर हो गया है ये भी। यदि आप इसे और भाग दें तो 3 का भाग दे दीजिए इसमें, क्योंकि 3 इसमें कॉमन आ सकता है। 3 का भाग 3 एक्स स्क्वायर में भी जा रहा है, 3 का भाग 24 में भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। कॉमन निकालेंगे 3 जब हम, तो भाग ही दे रहे हैं, इसका मतलब यही है। तो 3 का जब इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 3 8 24 एक्स, 24 एक्स 8 बार जाएगा, ठीक है। माइनस इसमें देंगे तो 3 एकम 3, 8 में 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 2 और 4 मिलकर 24, 3 8 24, आगे आ जाएंगी 1280। इसलिए एक आंसर आपका ये भी हो जाएगा। दोनों आंसर हैं इसके और दोनों के दोनों कंप्लीट हो गए हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा, इस 4 वाले क्वेश्चन को आप 2 बार देखिएगा। मेरे को पता है थोड़ा हल्का समझ में आया होगा आपको ये, आप इसे थोड़ा दोबारा देखिएगा, ठीक है। आपकी प्रश्नावली यहाँ पर कंप्लीट होती है। 4.2 करेंगे, कल करेंगे, अभी तो नहीं होगी, कल ही करेंगे वो। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।